हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस। टेंस से रिलेटेड आप लोगों ने पहले भी कई वीडियोस देखी होंगी भाई कि 3 मिनट में कंप्लीट टेंस, 5 मिनट में, 6 महीने का कोर्स 6 मिनट में, ठीक है? ये फलाना ब्रह्मास्त्र टेंस को खा जाएगा। तो ऐसा-ऐसा आपने बहुत सारे क्लेम यूट्यूब पर देखे होंगे। लेकिन हम ऐसा कोई क्लेम नहीं करने जा रहे हैं कि भई हम 3 मिनट में या 10 मिनट में आपको टेंस सिखा देंगे। ये एक कंप्लीट सीरीज़ रहेगी जिसमें 3 से 4 वीडियोज़ रहेंगी और लेकिन मेरा ये आप लोगों से वादा है कि भई इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको जीवन भर कभी भी दोबारा टेंस से रिलेटेड किसी अन्य वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो कांसेप्ट है वो टेंस के प्रति जो नज़रिया है वो आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो टेंस ही होता है। इंग्लिश को समझने के लिए इसी टॉपिक की ज़रूरत होती है। और बात करें हम स्पोकन इंग्लिश की, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी हमें 2 ही टॉपिक्स की ज़रूरत होती है। उनमें से भी टेंस एक है, टेंस और मॉडल्स। और चलिए हम इस क्लास को भी शुरू करते हैं। जो टेंस है, इसको सीखने के लिए आपको सबसे पहले एक कांसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा आपको कि जो वर्ब है वो क्या होती है। जो हमने पहली क्लास में डिस्कस किया होगा कि वर्ब है या वर्ब है, तो आप बेसिक ऑफ इंग्लिश की एक क्लास पढ़ी होगी, उसमें आप उसको देख लीजिए, उसमें क्लियरली बताया गया है कि ये वर्ब है या वर्ब है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो वर्ब की हम बात करें, तो मैंने जनरली बताया था कि भई आपको अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप ये सोच लीजिए कि जो भी कोई काम हो रहा है, जो भी कोई एक्शन है, कोई एक्टिविटी है, वो हमारी क्या है? वर्ब है। फिर भी ना समझ में आए तो हिंदी में आप उठाकर देखोगे जिस वर्ड के पीछे ना लिखा हो, जैसे खाना-पीना, दौड़ना, खेलना, रोना, सोना, ये सब क्या है? हमारे वर्ब हैं। अब हम बात करें, थोड़ा-सा और हम डिटेल में डिस्कस करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ब है वो क्या है? हमारा कोई भी एक्शन है वो हमारा क्या है? वर्ब है। ठीक है? जैसे जो भी हमारा खाना-पीना, खेलना, दौड़ना, सोना, रोना, इसके अलावा जो वर्ब है वो हमारा जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो वो कई बार क्या करता है? स्टेट को भी रिप्रेज़ेंट करता है, स्टेट को भी शो करता है। जैसे मैंने कहा कि जब मैंने इसको सेंटेंस में यूज़ किया कि राम इज़ ए टीचर, तो यहाँ पर जो हमारी जो वर्ब है, इसमें कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी नहीं है। ये क्या कर रही है? राम की स्टेट को शो कर रही है कि भई राम क्या है? एक टीचर है। तो इसके अलावा जो वर्ब है 2 ही काम करती है, या तो वो एक्शन शो करती है या फिर वो स्टेट को बताती है। अब हम बात करें, जो भी काम होते हैं, जो भी हमारा एक्शन होता है, जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, या तो उस एक्टिविटी को क्या होता है कि कोई परफॉर्म करने वाला होता है, जिसे हम कहते हैं कि वो एक्शन क्या है, जिसको कोई ना कोई कर रहा है, कि वो डूइंग कैटेगरी का एक्शन है। या जो हमारा एक्शन है वो ऐसा होता है कि उसको परफॉर्म करने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्शन अपने आप हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि भाई बरसात हो रही है, जो पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने आप जो स्प्रिंग सीजन है उसमें तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं कहूँ कि भाई बर्फ जो सूर्य के नीचे पिघल रही है, तो ये एक्शन है, इनको परफॉर्म करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये फिर भी अपने आप ये काम हो रहे हैं। तो जो हमारा एक्शन है, जो हमारा काम है, वो भी 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो एक्शन या वो काम जिनको परफॉर्म करने के लिए हमें किसी डूअर की ज़रूरत होगी, या फिर वो एक्शन जो अपने आप हो रहे हैं। जिनको परफॉर्म करने के लिए डूअर की ज़रूरत होगी, हम उन्हें कह सकते हैं कि डूइंग एक्शन। जो एक्शन अपने आप हो रहे हैं, हमें किसी डूअर की ज़रूरत नहीं होती, उनको कहते हैं हम हैपनिंग एक्शन। इसको हम और डिटेल में एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि जैसे मैंने कहा कि भई राम रन्स एवरी मॉर्निंग। इसके अलावा मैंने कहा कि भई मोहन प्लेज़ क्रिकेट। इसके बाद मैंने कहा कि भई आइस मेल्टेड अंडर द सन। द फ्लावर्स
ग्रो क्विकली इन स्प्रिंग। तो यहाँ पर जो हमारा एक्शन क्या है, दौड़ना, खेलना, वो ना से आप समझ सकते हैं या काम क्या हो रहा है, यहाँ पर खेलने का काम है, यहाँ पर दौड़ना, यहाँ पर पिघलना और यहाँ पर ग्रो होना यानी कि बढ़ना। तो जो तरीका आपको बताया था उससे आपने वर्ब इसमें ढूंढ ली। तो जो हमारा यहाँ पर दौड़ना है, तो दौड़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो ये जो एक्शन है इसे हम कह सकते हैं डूइंग। वर्ब में तीन ही गुण होते हैं भाई, बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। ठीक है, एक्शन और वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इसके अलावा वर्ब कोई काम नहीं करता। अब इस टॉपिक को इतनी बारीकी से समझने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट सीखेंगे तो वो भी यहीं से निकल कर आएगा कि जो वर्ब है वो बेसिकली तीन ही काम करता है, या तो वो किसी एक्शन को बताता है या फिर वो स्टेट को बताता है। लेकिन जीवन में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें अपने जो सुनने वाले हैं उनको बतानी पड़ती है, हमें अपनी एबिलिटी के बारे में बताना पड़ता है कि भाई मैं ये टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच दिस टॉपिक। तो यहाँ पर मैंने अपनी एबिलिटी बताई, तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी, मॉडल्स की जरूरत पड़ी। तो इन्हीं वर्ब की हेल्प करने के लिए फिर मॉडल का कंसेप्ट आया। ठीक है, जब हम अब टेंस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे तो कि ये वो जो वर्ब है ये सिर्फ तीन काम करती है, बीइंग, डूइंग और हैपनिंग, यानी कि जो हमारा एक्शन और स्टेट। इसके अलावा जब हमें टेंस बताने पड़े तो इनकी हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट आया। तो सारी चीजें इंटरलिंक है आपस में, इसीलिए मतलब डिटेल में सारी चीजें बतानी पड़ती है। अब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो क्या है, पिघलना। तो यहाँ पर पिघला, किसी ने पिघलाया नहीं, जो पिघलने का काम है वो अपने आप हुआ। तो जो एक्शन अपने आप हो रहे हैं हम उसको कहते हैं कि भाई ये हैपनिंग है। ठीक है, यहाँ पर जो पौधे हैं वो बड़े हो रहे हैं, तो जो काम अपने आप हो रहा है तो ये भी हमारा एक्शन क्या है, हैपनिंग एक्शन है। तो सिंपली आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि वर्ब क्या है हमारा, कोई भी जो हो रही एक्टिविटी या जो काम है, वो जो एक्शन हो रहा है वो हमारा वर्ब है। वो काम दो तरीके का हो सकता है कि भी या तो उस काम को करने वाला कोई हो या फिर वो काम अपने आप हो। उसको अगर करने वाला है तो हम कह सकते हैं डूइंग, अगर उसको कोई जो अपने आप हो रहा है तो वो क्या है, हैपनिंग। इसके अलावा जब वो स्टेट बता रहा है जहां पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, कि जैसे राम इज टीचर, राम इज कारपेंटर, जब वो स्टेट बताता है राम इज जीनियस, तो वो हमारा क्या है, जब वो स्टेट बताता है तो वहां पर जो हम कह सकते हैं कि वो क्या बता रहा है, कि वो उसके होने के बारे में बता रहा है, कि वो जो राम के बीइंग के बारे में बता रहा है। तो जो वर्ब है बेसिकली तीन ही काम करती है, बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। तो मैं आशा करता हूँ कि भाई ये चीज़ अब तक की आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं आई तो जनरली आप ये लिख लीजिए कि जो वर्ब है वो एक्शन और स्टेट होता है। एक्शन दो प्रकार का हो सकता है, या तो खुद होने वाला या फिर उसको करने वाला। ठीक है, और जो स्टेट जब वो दिखाएगा तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक्शन जो है वो कौन सी कैटेगरी का है, जो वर्ब है वो बीइंग कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं। अब आप लोगों ने एक चीज और भी पढ़ी होगी भाई इंग्लिश में, जनरली दूसरी तीसरी क्लास से ही शुरू हो जाती है, वर्ब की फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो वर्ब की अलग अलग फॉर्म होती है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ी होगी अलग अलग चीजें। अब मैं आपके सामने तीन एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होगी भाई, और इस तीन एग्जाम्पल से आप सारी बातें समझ पाओगे। तो अब इसमें आप ये ढूंढिए कि भाई इसमें कौन से टेंस लिखे गए हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत कभी टेंस को पढ़ा है, थोड़ा बहुत समझा है, तो आप कहोगे कि सर ये जो
इसमें लिखा गया है ये कौन सा है, ये वर्ब है और इस वर्ब को जो खेलना है, उसको जो परफॉर्म करने वाला है वो राम क्या है, हमारा यहाँ पर डूअर है यानी कि सब्जेक्ट है। और ये जो क्रिकेट है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने पूछा कि भाई इनमें कौन सा टेंस है, तो आपने कहा सर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस लिखा है, तो इसका मतलब ये जो हमारा टेंस है वो कौन सा टाइम है, प्रेजेंट का है। फिर आपने उसके बाद देखा कि भाई सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, तो आपने ये क्या बता दिया यहाँ पर कि ये हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट। जब आपने देखा कि सब्जेक्ट के साथ विल लिखा हुआ है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो आपने कहा कि भाई सर ये टेंस हमारा कौन सा है, फ्यूचर। तो अभी इससे पहले हमने क्लेम किया था कि भाई हम बिल्कुल बारीकी से लिखनी भी चीज़ों को सिखाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आगे आएंगी भी। अगर किसी स्टूडेंट ने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं अभी तक, उसको बिल्कुल भी नहीं लिखना आता, तो भी वो तनाव बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे बिल्कुल आपको एक एक बारीकी से टेबल मेथड से मैं लिखना सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें, मतलब टेंस लिखते भी कैसे हैं, ये तक आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो जब हमने देखा कि भाई राम प्ले क्रिकेट प्रेजेंट है, राम प्लेड क्रिकेट पास्ट है और राम विल प्ले क्रिकेट क्या है, फ्यूचर है। अब मैं कहूं कि आपको कि भाई आपको पता कैसे लगा कि भाई ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। जब हमने इन तीनों सेंटेंस को देखा, तो तीनों सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक ही नाम है, राम, इससे कुछ पता नहीं लग रहा। और ऑब्जेक्ट है वो भी सेम है, क्रिकेट है। तो यहाँ पर भी राम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्रिकेट लिखा हुआ है, तो आपको कैसे पता लगा कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है? तो ये आपको पता किससे लगा? ये पता लगा आपको वर्ब से। आपने वर्ब देखी कि भाई हाँ प्लेज है तो प्रेजेंट है, वर्ब देखी प्लेड है तो वो पास्ट है, और विल प्ले है तो वो फ्यूचर है। यहाँ पर जो हमारी वर्ब है, ये तीनों जो सेंटेंस हैं इनमें तीनों में क्या है, अलग अलग रूप में है। तो वर्ब की फॉर्म देखकर आपको पता लगा कि वो टेंस कौन सा है। तो वर्ब की फॉर्म ने आपको क्या बताया, टाइम बताया। तो यही आपका कंसेप्ट है भाई। जब वर्ब की फॉर्म आपको क्या बताए, टाइम बताए, तो उसे क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। तो अब आपसे कोई पूछे कि भाई टेंस क्या होता है, तो टेंस बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, ये फॉर्मूला है टेंस का। जब वर्ब की फॉर्म क्या बताए आपको, वर्ब की फॉर्म आपको क्या बताए, टाइम के बारे में बताए। कि वर्ब की फॉर्म आपको क्या बताए कि भाई ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो वो हमारा क्या है, टेंस है। अब आपसे पूछे टेंस क्या होता है, तो सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हो, टेंस क्या है, टेंस इज वर्ब फॉर्म। टेंस क्या है, टेंस इज वर्ब फॉर्म विच tells us time and state of an action। तो जब वर्ब की फॉर्म से हमें टाइम का पता चले, तो वो हमारा क्या है, टेंस। तो बोले सर आपने तो एक बात और लिख दिया आगे कि वो स्टेट भी लिख दिया, तो ये चीज़ भी सिखाते हैं भाई क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये गोल्डन फार्मूला याद रख लीजिए कि वर्ब की फॉर्म जब हमें टेंस बता रही है, तो वो हमारा क्या है, जब वर्ब की फॉर्म हमें जो सॉरी भाई ये गलत लिखा गया, वर्ब की फॉर्म जब हमें टाइम बता रही है, तो वो हमारा क्या है, टेंस है। देखिए मैंने आपको पहली जो क्लासें हैं उनमें बताया था कि भाई हम एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेंटेंस। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी आप सुन रहे हैं, वो सब की सब चीज़ें क्या है, सेंटेंस है। सेंटेंस मैंने आपको बताया था 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उनमें से उनमें से बोली गई बात में से हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम। बोली गई उस बात में से जिसमें हमें जो हमारा जो सुनने वाला है, जो हमारा लिसनर है, उसे हमें ये बताना पड़े कि ये काम कब हुआ था।
इसका जो टाइम है वो कौन-सा है, तो हमें जो कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी थी इंग्लिश में, टेंस की ज़रूरत पड़ी थी। हम एक-दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें हमें उसको क्या बताना पड़ता है कुछ चीज़ों में कि भी ये काम कब हुआ? तो हमारे सामने एक जो कंसेप्ट है वो कौन-सा कंसेप्ट आया? टेंस का कंसेप्ट आया और इसमें हमें क्या करना पड़ता है? टाइम बताना पड़ता है। तो ये हमारा है भाई टेंस, अब आप लोगों को पता लग गया होगा। अब 1-2 एग्ज़ाम्पल मैं और लिखता हूँ, कि जैसे मैंने लिखा ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। एक मैंने लिख दिया भाई ही वाज़ प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर हमारा ही क्या है? सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब हमारी क्या है? ठीक है, इसके साथ ये जो लिखे गए वर्ड हैं, ये हमारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो मैं आगे आपको बताऊँगा कि भई टेंस बताने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, ठीक है? तो अब हमने इसमें जब हमें यहाँ पर इनको प्लेइंग प्लेइंग दोनों को देखकर भी नहीं पता लग रहा, क्योंकि ही, क्रिकेट दोनों में सेम है, यहाँ पर प्लेइंग भी सेम है दोनों में। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कैसे पता लगे कि ये जो काम है वो कब हुआ? तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट आया भई, ठीक है? अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? जो वर्ब की हेल्प करती है क्या एक्सप्रेस करने में? टेंस एक्सप्रेस करने में कि भई ये काम एक्चुअल में हुआ कब? तो यहाँ पर हमने जब इज़ लिख रखा है, फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है, तो इसका मतलब जो ये काम है वो कहाँ हुआ? प्रेज़ेंट में। जब हमने हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की वाज़, तो यहाँ पर हमें पता चला कि ये एक्शन है वो कब का है? पास्ट का। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट हमारे सामने आया। अब हम दूसरी बात करते हैं कि भई यहाँ पर वर्ब कौन-सी है? प्लेइंग। या पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्शन है, जो काम है वो कौन-सा है यहाँ पर? प्लेइंग है। अब हमें ये पता चल गया कि ये भई प्रेज़ेंट है और ये जो काम है ये हमारी आँखों के सामने हो रहा है, ये काम पास्ट का है, भई किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर चल रहा था। तो अब हमें इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन और भी पता लग रही है कि जो हमारा एक्शन है, वो क्या कर रहा है अभी? चल रहा है। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ पता लग रही है कि वो एक्शन हमारा क्या है? कंटीन्यू स्टेट का है। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें पता लगी इसकी वर्ब की फॉर्म से, एक तो ये प्रेज़ेंट है, इसका टाइम। दूसरा हमें यहाँ पर इसकी क्या पता लगी? स्टेट पता लगी कि भई वो एक्शन जो काम हो रहा है वो खत्म हो गया, चल रहा है या फिर कुछ हिस्सा उसका खत्म हो गया या कुछ हिस्सा चल रहा है। वो एक्शन किस स्टेट में है अभी, वो जब हमें पता चला तो हम उसे कह सकते हैं कि भई यहाँ पर हमें 2 चीज़ें पता लग रही हैं। अब आप लोगों को वो डेफ़िनेशन भी क्लियर हो गई होगी कि वर्ब की फॉर्म से जब हमें क्या पता लगे, वर्ब की फॉर्म जब क्या बताए, जब टाइम बताए और इसके अलावा उस जो एक्शन की जो स्टेट है कि भई वो काम खत्म हो गया, चल रहा है, यानी कि वो काम पास्ट है, परफेक्ट है या फिर वो काम क्या है हमारा अभी भी कंटिन्यू स्टेट में है, वो एक्शन चल रहा है। तो जब हम वो स्टेट और जो टाइम बताए, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। कुछ एक सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम बताया जाता है, लेकिन कुछ जो ऑलमोस्ट जो सेंटेंस होते हैं उनमें टाइम और स्टेट दोनों चीज़ें बताई जाती है। तो ये है हमारा टेंस। लेकिन कंप्लीटली अगर डेफिनेशन की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई टेंस क्या होता है? टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो हमें क्या बताती है? टाइम के बारे में। यहाँ तक हम इस डेफिनेशन को बिल्कुल सही मान सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को समझने के लिए हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? अब हम इस टॉपिक को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं। अब तक आपने भई ये चीज़ सीख ली होगी कि जो वर्ब की फॉर्म है
वो हमें क्या बताती है? टाइम, और दूसरा स्टेट उस एक्शन की। वर्ब को मैं क्या कह सकता हूँ? जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी एक्शन, हमें ये पता लगता है कि वो एक्शन कब हुआ, दूसरा उस एक्शन की स्टेट क्या है। अब टाइम की बात करें तो टाइम आप लोगों को पता ही है, आपने महाभारत देखी होगी। मैं समय हूँ, मैं उस समय भी था जब सृष्टि पर पहला जो ज्ञान का प्रकाश आया था। इस तरीके के आपने महाभारत में जो देखी होगी। तो जो समय है उसके 3 हिस्से होते हैं भई, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट समय का वो हिस्सा होता है जो हमारी आंखों के सामने है, ठीक है? पास्ट जो हमारा बीत गया, और फ्यूचर जो आने वाला कल है, ठीक है? अब हम बात करें कि अब आप लोगों को ये पता लग गया कि भाई वह एक्शन जो होगा हमारा, वो या तो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा, जो वर्ब ने अलग-अलग फॉर्म के अंदर हमें बताया, जैसा कि हमने एग्जांपल डिस्कस किए। अब जो एक्शन के बारे में थोड़ा-सा और हम डिस्कस कर लेते हैं। अब एक्शन जो हमारा काम हो रहा है, ठीक है? उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। भई या तो वो काम क्या है हमारा, कंप्लीट है। मैं तुम्हें कहूँ कि भई तुमने ये काम कर लिया, हाँ जी, कर लिया। या फिर वो काम क्या होता है हमारा, इनकम्प्लीट, बोले ना जी, ना किया अब तक तो। या तो हमारा वो एक्शन है, जो हमारा काम है, जो हमारी एक्टिविटी है, वो कंप्लीट हो सकती है या फिर इनकम्प्लीट हो सकती है कि वो अभी चल रहा है। जैसे राम जो क्रिकेट खेल रहा है, भई मैच अभी चल रहा है, मतलब मैच अभी एक्शन है जो वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो चल रहा है। तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि जो इनकम्प्लीट एक्शन होते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि भाई एक्शन कौन-सी स्टेट का है, कॉन्टिन्यूअस स्टेट का है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में एक और नाम आ जाता है, प्रोग्रेसिव। क्योंकि जब हम आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझेंगे तो उसमें बहुत सारी जो वर्ब है, उसका हम आगे और पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव वर्ब का कंसेप्ट है। तो उनके अंदर कोई भी मतलब कंटिन्यूएशन नहीं होता, उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं होती। इसीलिए जो इनकम्प्लीट एक्शन है, वो एक्शन जो प्रोग्रेस में होते हैं, इसलिए उनको क्या कह देते हैं, प्रोग्रेसिव जो टेंस भी बोल देते हैं। तो आप कंटीन्यूअस कह सकते हो या प्रोग्रेसिव कह सकते हो, वो आपकी मर्जी भई। ठीक है? अब कंप्लीट एक्शन है हमारा, वो 2 तरीके का हो सकता है। जो काम जो खत्म हो गया, वो 2 तरीके का हो सकता है कि भई एक ऐसा काम जो एक्शन कंप्लीट हो गया और उसका रिजल्ट भी आ गया। एक कोई काम ऐसा जो अभी-अभी कंप्लीट हुआ है लेकिन उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, ठीक है? परफेक्ट, और एक हो सकता है भई हमारा पास्ट। जो कंप्लीट एक्शन होता है, वो या तो हमारा मतलब ऐसा होता है कि भई वो पास्ट है या फिर वो परफेक्ट है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है पास्ट और परफेक्ट में? ये हम आगे जब टेंस की क्लास को बढ़ाएँगे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अभी तक एक छोटी-सी बात याद रख लो कि भई वो काम जिसका भी रिजल्ट आना पेंडिंग है, या फिर वो काम जो अभी-अभी खत्म हुआ है लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर है, हमारे साथ वो जुड़ा हुआ है, उसके लिए हमारी इम्पोर्टेंस है, वो हमारा क्या है? परफेक्ट। और वो काम जो खत्म हो गया, ठीक है, जिसका हमारे लिए अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब उसका रिजल्ट आना सब कुछ हो गया, तो वो काम क्या है हमारा? पास्ट। जैसे मैंने कहा कि भई कोई पेंटर है, उसने अभी मतलब दीवारों पर रंग किया है, मतलब रंग करने का काम अभी-अभी खत्म हो गया। तो जो दीवारें होंगी वो गीली होंगी, उनका प्रभाव होगा। तो मैं ये कहूँगा कि भई ये एक्शन क्या है? परफेक्ट है। उस काम को काफ़ी टाइम बीत गया, अब उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, इम्पोर्टेंस तो होती है लेकिन वो एक पुरानी एक्टिविटी है जिसका रिजल्ट का पेंडिंग नहीं होता, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, वो हमारा क्या होता है? पास्ट होता है। मॉडर्न एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि भई जैसे, चलो थोड़ा-सा वो अलग हो जाएगी वो चीज़ें।
क्लास के लिहाज से। कई बार फिल्मों में या सीरियल्स में आपने नहीं देखा होगा कि भाई राज अब तुम इस चीज का क्यों जिक्र कर रहे हो, वो तो मेरा पास्ट था। इसका मतलब उससे अब कोई लेना देना नहीं है, और आप क्या हो, मेरे प्रेजेंट मतलब परफेक्ट हो। मतलब अब जो रिलेशनशिप है वो क्या है, आपके साथ जुड़ा हुआ है। और जो राज था, जो भी मतलब आप सीरियल वगैरह में देखते हो, भाई अब उसके साथ कोई लेना देना नहीं। तो जिसके साथ कोई लेना देना नहीं वो क्या है, पास्ट। जो आपका अभी रिजल्ट पेंडिंग है, जिसका मतलब कंप्लीट हुए एक्शन का इफेक्ट आना बाकी है, वो हमारा क्या होता है, परफेक्ट होता है। एक्शन कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एक्शन। इनकम्प्लीट एक्शन को हम कह सकते हैं कि भाई कंटिन्यूस, कॉन्टिन्यूअस। और जो कंप्लीट एक्शन होता है वो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा परफेक्ट। या फिर आपको आगे जब हम पास्ट इंडेफिनेट डिस्कस करेंगे, तब पास्ट इंडेफिनेट और जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो वो कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया है, उससे जो समझदार बच्चे हैं वो समझ गए। अब हम बात करें कि भाई कुछ एक्शन, हमने बात की कि वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। अब कुछ एक एक्शन की एक ऐसी कैटेगरी होती है कि भाई जो ना तो कंप्लीट होते ना ही इनकम्प्लीट होते, वो एक कुछ एक समय के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे सूर्य आज उदय हुआ, शाम को अस्त हो गया, अगले एक्शन 6 बजे अपना आया काम पे, शाम को अस्त हो गया, अगले दिन फिर आ गया, फिर अस्त हो गया, फिर आ गया, फिर आ गया, अस्त हो गया। ठीक है। आपकी कोई हैबिट है, जैसे आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर चले गए, अगले दिन फिर चले गए, फिर चले गए, एक्शन शुरू हुआ खत्म हुआ, शुरू हुआ खत्म हुआ। तो एक एक्शन की एक तीसरी कैटेगरी और निकल कर आई भी हमारे सामने कि कुछ एक जो काम होते हैं, कुछ एक एक्शन होते हैं, वो ना तो कंप्लीट होते ना इनकम्प्लीट होते। वो शुरू हुए खत्म हुए, शुरू हुए खत्म हुए। तो इन जो कैटेगरी को वो कहते हैं कि भाई हम इनडेफिनेट स्टेट के एक्शन है। तो एक्शन की वो कैटेगरी भाई जो क्या करती है, कुछ एक टाइम के बाद अपने आप को क्या करती रहती है, रिपीट करती रहती है। तो उन्हें हम कह सकते हैं कि भाई वो एक्शन कौन से हैं, फ्रीक्वेंट एक्शन है। तो एक ऐसी कैटेगरी जिसमें जो एक्शन है अपने आप को क्या करते हैं, कुछ एक पार्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे सूर्यास्त हुआ, अगले दिन फिर आ गया, फिर अस्त हुआ, फिर हुआ। ठीक है। या फिर जो हमारी जैसे कोई हैबिट हो गई कि भाई मैं हर रोज मॉर्निंग वॉक करता ही हूँ। ठीक है। वो एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को पर मैं अपने आप को रिपीट करता हूँ चीज़ें, कि भाई मैं महीने में एक बार घूमने जाता हूँ। तो ऐसे एक्शन जो ना कंप्लीट हो ना इनकम्प्लीट हो, कुछ एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंट एक्शन। इसके अलावा कुछ एक्शन जो ना तो मतलब कभी कंप्लीट ही नहीं होते, ठीक है, वो परमानेंट होते हैं। ठीक है। जैसे जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, तो ये एक्शन क्या रहता है, 24 इंटू जो पूरे साल चलता रहता है। और जैसे मैं कहूँ कि भाई इस तरीके के जो पानी है हमारा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये प्रेजेंट में भी बात सत्य थी, पास्ट में भी, और अब फ्यूचर में होगी कि भाई पानी भी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो एक्शन की एक और कैटेगरी जिसमें फ्रीक्वेंट और कुछ एक जो परमानेंट एक्शन है। इसके अलावा जब हम टेंस डिस्कस करेंगे तो कुछ और चीजें भी आएंगी भाई। तो एक्शन की एक और कैटेगरी, एक्शन की एक स्टेट हमने और बना दी कि भाई ये स्टेट हमारी कौन सी है, इनडेफिनेट। तो अब हमारे पास 3 स्टेट हो गई, इनडेफिनेट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अब जैसे जैसे हमने कहा कि मैंने कहा कि भाई मैं सुबह 4 बजे से खेल रहा हूँ, तो खेलने का जो काम है वो 4 बजे स्टार्ट हुआ। मैं आपको जब ये बात बता रहा हूँ मान लो 7 बजे, तो एक्शन का जो कुछ हिस्सा है वो तो क्या है, कंप्लीट है, लेकिन वो काम अभी भी चल रहा है। वो खेलने का जो काम है अभी भी चल रहा है, कि जैसे आप मैच देख रहे हो, उसमें भाई 10 ओवर फेंक दिए मान लो, लेकिन 10 ओवर तो अभी बाकी है। तो कुछ ऐसे एक्शन जिसमें कुछ भाग तो क्या हो, कंप्लीट हो, और कुछ भाग क्या हो, इनकम्प्लीट हो।
तो ऐसे जो एक्शन है उनको बताने के लिए फिर एक नया टेंस बनाया गया, एक नई स्टेट सामने आई भाई, वो स्टेट है वो उसमें क्या है, कंप्लीट भी है और इनकम्प्लीट भी है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टाइम का हमने पढ़ा कि भाई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो एक्शन है वो उसकी कितनी स्टेट होती है, वो एक्शन या तो हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है, कंप्लीट एक्शन को हम क्या कह सकते हैं, परफेक्ट, या फिर जो पास्ट का है वो डिफरेंस आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर वो एक्शन चल रहा है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस। अगर वो एक्शन दोनों ही हो, कुछ हिस्सा उसमें कंप्लीट हो और कुछ हिस्सा इनकम्प्लीट हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक ऐसा एक्शन जो या तो फ्रीक्वेंट हो या फिर परमानेंट हो, उस हिस्से को हम क्या कह सकते हैं, इनडेफिनेट। तो देखो तुम सोच रहे थे कि भाई जो काम होता है, एक्शन होता है, या तो कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा, जैसे जैसे टाइम के साथ दो चीजें और निकल गई, वो इनकम्प्लीट भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, या फिर वो फ्रीक्वेंट और परमानेंट एक्शन भी हो सकता है। तो अब हमारे पास जो एक्शन है उसकी चार स्टेट होती है, और हमारे पास टाइम के तीन पॉइंट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि जो काम हमारा चल रहा है, इनमें से जैसे प्रेजेंट में कोई भी हो सकता है, कि जो हमारा एक्शन है या तो वो क्या हो सकता है, भाई मैच चल रहा है या मैच हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, या फिर उसके कुछ जो पार्ट हैं मतलब आधा पूरा हो गया आधा नहीं। इस प्रकार से जो हमारे प्रेजेंट के अंदर क्या हो सकता है, चार चीजें उस एक्शन की पॉसिबल हो सकती है उस एक्शन में। इसी प्रकार पास्ट में भी चार, इसी प्रकार फ्यूचर में भी चार। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 12 जो टेंसेज होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस सारी क्लास में हमने क्या सीखा कि भाई जो हमारी वर्ब की फॉर्म होती है, एक 2 मिनट में मैं समराइज कर देता हूँ पूरी क्लास को। जो वर्ब की फॉर्म होती है वो जब हमें टाइम बताती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। इसके अलावा जो वर्ब की फॉर्म होती है या वो जो हमारा एक्शन होता है उसकी कितनी स्टेट होती है, चार स्टेट होती हैं। जो एक्शन है उसकी कितनी स्टेट हो सकती है भाई, पॉसिबल चार। वो जो काम है या तो कंप्लीट हो सकता है या इनकम्प्लीट हो सकता है, या फिर वो एक्शन ऐसा हो सकता है जो कंप्लीट हुआ, फिर शुरू हो गया, फिर कंप्लीट हुआ, फिर दोबारा कुछ टाइम के बाद शुरू हो गया, या कुछ ऐसे एक्शन जो कभी खत्म ही नहीं होते। तो जो फ्रीक्वेंट और जो परमानेंट हैं, तो इनडेफिनेट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक्शन की चार स्टेट होती हैं, और जो टाइम है वो कितना होता है, 3 पॉइंट है। तो हर पॉइंट के हिस्से पर ये चारों स्टेट संभव है, इसीलिए हमारे पास 12 सेंटेंस, वो जो 12 टेंस आए। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों को टेंस का ये कंसेप्ट जरूर समझ में आ गया होगा कि भाई हमारा टेंस है वो आया किस वजह से, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है, और वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब की आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। अब आगे की क्लासों में हम डिस्कस करेंगे कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट, ये शुरू में पहली क्लास से हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया तो अब सिर्फ 2 या 3 क्लासें लगेगी, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा कि भाई इनको कैसे लिखना है, कैसे एक टेबल बनानी है जिससे ये उम्र भर आपको याद रहेंगे। जिसको बिल्कुल भी नहीं लिखने आते उनके लिए एक अलग टेबल बताऊंगा कि भाई इस तरीके से आप इनको लिखना सीख सकते हो। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें जो ये हमने अभी सीखा है, वर्ब की फॉर्म और टाइम, इनका यूज़ करके एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देता है, और कौन कौन से वो की पॉइंट हैं जिनसे आप उनके जो सही आंसर को ढूंढ सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमारी ये क्लास देख रहे हैं तो आप अपना यूट्यूब पर जाइए,
एबी कंसेप्ट जो आप उसको सर्च कीजिए। वैसे मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ कभी भाई कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन एक जब नया-नया चैनल होता है ना, तो उसके जब सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ रहे होते हैं, तो थोड़ा ऐसा होता है कि भाई हाँ, इतने थोड़े से और बढ़ जाएँ। तो अभी हम 500 के आस-पास है, नया चैनल है भाई। तो अभी थोड़े बहुत इसमें कमी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आप जल्दी से जल्दी जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ाएँ, ठीक है? आगे ऐसे ही क्लासें और आती रहेंगी और पूरा सिलेबस है आपको वो करवा दिया जाएगा इसके ऊपर। इसके अलावा और भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पर पड़ी हैं। कांसेप्ट टॉक सीरीज़ हमने शुरू की है। इसमें हम और बहुत सारी मतलब चीज़ें आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास हम प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस से कल से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।